नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पॉलिटी की पिछली कक्षा में हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जाना था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने होते हैं, ठीक है, और उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जाना था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। कल जो हमने पिछले ख़त्म किए थे वो हमने 51 तक ख़त्म कर दिए थे। हमने पढ़ा था कि हमारे नीति निर्देशक तत्व कहाँ तक थे, 51वें अनुच्छेद तक थे। अब 51वें अनुच्छेद में एक हमारा और आता है 51A, जिसके बारे में शायद हमने चर्चा नहीं की थी, तो उसके बारे में फिर से जान लेते हैं कि 51A में क्या रहता है, ठीक है। तो 51A में 51A में क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मतलब कि हमारे देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में हमें किस में बताया गया है, 51A में बताया गया है। तो इससे केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखे गए हैं। तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखे गए, 51A के अंतर्गत रखे गए, ठीक है। अब क्रम से हम बात करते हैं कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। रिपीटिव क्वेश्चन होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति के संबंध में प्रमुख अनुच्छेद हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं हम राष्ट्रपति के संबंध में कि राष्ट्रपति के संबंध में हमारे कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद होते हैं, ठीक। तो जो राष्ट्रपति होता है वो स्टार्ट हो जाता है हमारा 51A के बाद। 51A में हमारे नीति निर्देशक तत्व खत्म हो गए थे, 51 में नीति निर्देशक तत्व खत्म हो गए थे और 51A में हमारे मौलिक कर्तव्य आ गए। अब 52 में, अनुच्छेद 52 में क्या आया, तो अनुच्छेद 52 में हमारा राष्ट्रपति का पद आया, ठीक है। यानी कि इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। भारत एक संघ है और उस संघ का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर? चलिए इसके बाद अनुच्छेद 53 में क्या आता है, तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्ति व कार्य आते हैं कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती हैं और क्या क्या इसके कार्य होते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्ति व कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब इसके बाद होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के, राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात जो कही गई है वो कही गई है अनुच्छेद 54 में, ठीक है। अनुच्छेद 54 में क्या कही गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन। अब इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात यह है कि इसमें तो निर्वाचन के बारे में कहा गया है, लेकिन जो अनुच्छेद 55 है उसमें निर्वाचन की रीति के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है, निर्वाचन की रीति। मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन होगा कैसे। ऐसा नहीं है कि हमारी जो जनसंख्या है, भारत की जितनी भी जनसंख्या है वो मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, अप्रत्यक्ष रूप से करती है। तो वही निर्वाचन की रीति जो होती है उसके बारे में अनुच्छेद 55 में प्रावधान मिलता है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति को निर्वाचन की रीति इसमें मिल गई। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति से वो आता है महाभियोग का, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरीके से लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है 61 के तहत, ठीक है। किसके तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। यदि वो संविधान के नियमों का पालन नहीं करता है संविधान, तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। और महाभियोग के लिए आप जानते ही हैं कि राज्यसभा में एक बिल पारित होता है, उसे 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है राष्ट्रपति को। अगर उस बीच वो इस्तीफा दे देता है तो उस पर फिर राष्ट्रपति महाभियोग नहीं लगाया जाता, अन्यथा महाभियोग लगा दिया जाता है, ठीक है। फिर इसमें राष्ट्रपति की एक बहुत ही अच्छी शक्ति है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो भी सभी लोग जानते हैं कि क्षमादान की शक्ति, ठीक है। तो जो क्षमादान की शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत आती है, किस अनुच्छेद के तहत इसकी चर्चा की जाती है, तो अनुच्छेद जो हमारा 72 होता है, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। इस क्षमादान में वो किसी को मृत्युदंड से भी मुक्त कर सकता है, ठीक है। तो ये क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, 72, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती है। क्लियर? अब इसके बाद अनुच्छेद 85 से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि महाभियोग, फिर इसके बाद क्षमादान और इसके बाद ये अनुच्छेद 85, यानी कि इसमें आता है लोकसभा विघटन, ठीक है।
कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से, किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह लेकर लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति ये भी होती है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, लेकिन किसकी सलाह पर? तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो किसकी सलाह पर, तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अभी हम राष्ट्रपति के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। खैर अभी हम सिर्फ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में जान रहे हैं कि इन अनुच्छेदों में है क्या। इसके बाद जब राष्ट्रपति एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया जाएगा तब हम उसके बारे में विवरण से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अनुच्छेद 85 में क्या आया? लोकसभा का विघटन आ गया। ठीक, अब बात करते हैं कि लोकसभा का विघटन। फिर 123 में क्या आता है? 123 भी काफी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। तो 123 में आता है अध्यादेश। क्या आता है? अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी भी नियम को बनाने की जरूरत पड़ गई, ठीक है, कोई भी नियम बनाने की जरूरत पड़ गई और वो बिल जो है वो लोकसभा में पास नहीं हो पा रहा, राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहा, तब क्या किया जाता है कि तब राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वह उस नियम को लागू कर सकता है, वह किसी भी नियम को बना सकता है जरूरत महसूस होने पर। उसे हम क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 143, 143। तो 143 के तहत क्या आता है? तो 143 के तहत आता है सुप्रीम कोर्ट से सलाह। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। 143 के तहत क्या आता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन वो उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। मान लीजिए उसे किसी काम में, किसी कार्य के लिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेने की आवश्यकता पड़ जाए, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। क्लियर? तो ये था राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो कि पूछ लिए जाते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अभी और भी है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब राष्ट्रपति टॉपिक पर्टिकुलरली पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद करते हैं, राष्ट्रपति हमने अभी खत्म किया है, फिर इसके बाद खत्म करते हैं, दूसरा टॉपिक पे आते हैं। अब बात करते हैं संसद की। किसके बारे में बात करते हैं? संसद से बात करने से पहले चाहे हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर लें, तो चलिए पहले उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं कि हमारा उपराष्ट्रपति किस में आता है। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के बाद। तो याद रखिए कि उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है, उपराष्ट्रपति का जो पद का प्रावधान है, ठीक है, तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान मिलता है। किसका प्रावधान मिलता है? पद का प्रावधान मिलता है। ये केवल हमें 63 और 64 में मिलता है उपराष्ट्रपति का प्रावधान। ठीक है, अब अनुच्छेद 64 के अंतर्गत क्या मिलता है? तो अनुच्छेद 64 के अंतर्गत हमें ये मिलता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक, तो उपराष्ट्रपति क्या होता है अनुच्छेद 64 के अंतर्गत? राज्यसभा का सभापति होता है। क्लियर? अब इसमें एक पॉइंट नोट करने लायक है कि जो राष्ट्रपति को जो सैलरी दी जाती है जो उपराष्ट्रपति को सैलरी दी जाती है वो उसके उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दी जाती है, उसे दी जाती है राज्यसभा के सभापति के तौर पर। जो उसको सैलरी दी जाती है वो किसकी दी जाती है? सभापति की सैलरी दी जाती है, ना कि उपराष्ट्रपति की दी जाती है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा उपराष्ट्रपति। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर बात करते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो आते हैं अब हम प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में प्रधानमंत्री के। ठीक है, और प्रधानमंत्री को हम एक पर्टिकुलरली फिर से पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक के साथ। अभी हम केवल अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रपति का
जो प्रावधान मिलता है वो मिलता है हमें अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में क्या मिलता है कि एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है, क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है, और इस मंत्री परिषद का एक प्रधान होगा। तो जो प्रधान होगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। ये अनुच्छेद किस में आता है, 75 में आता है। किस अनुच्छेद में आता है, ये अनुच्छेद 75 में आता है, ठीक है। तो अभी हमने प्रधानमंत्री के बारे में जाना कि ये प्रधानमंत्री का प्रावधान कहाँ में मिलता है, सबसे पहले हमें 74 में मिलता है कि 74 में एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का एक प्रधान होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री बोलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री। अब आ जाते हैं संसद के पास की संसद में हमें क्या प्रावधान मिलता है। चलिए अब संसद की बात करते हैं। इसको नोट करते जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं संसद। तो आपको मैंने बताया था शुरुआत में ही, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा कि जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। अब संसदीय प्रणाली का जो संविधान में विवरण है वो कई जगह पे मिलता है, कई अनुच्छेदों में मिलता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, कितने अनुच्छेदों में इसका विवरण मिलता है, कितने आर्टिकल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले जो विवरण मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 79 में। 79 में कहा गया है कि एक संसद होगी। क्या कहा गया है, एक संसद होगी, ठीक। फिर इसके बाद 80 में क्या कहा गया है, 80 में कहा गया है कि इस संसद की एक राज्यसभा होगी जो कि उच्च सदन होगा, ठीक है। 80 में क्या कहा गया है, 80 में कहा गया है कि इसका एक उच्च सदन होगा जिसे हम किसके नाम से जानेंगे, राज्यसभा के नाम से जानेंगे, ठीक है। फिर एक निम्न सदन भी होगा, निम्न सदन जिसे हम क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं, ठीक है। तो एक लोकसभा भी होगी इस संसद की, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है कि संसद का जो अध्यक्ष होता है, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उसके पास क्या होता है, क्या, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी जैसे कि कोई बिल पास होना हो राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, जब इन, ठीक है, और 50-50 वोट मान लीजिए इन दोनों को मिल गए हैं, 100 सदस्यों में से 50 इसको मिल गए हैं, 50 इस विधेयक को मिल गए हैं, दूसरी 50 इसके सपोर्ट में है, 50 उसके सपोर्ट में नहीं है। तो जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत होता है इसमें। निर्णायक मत कैसे, यानी कि अगर वो इस पक्ष में चला जाएगा तो इसका एक वोट बढ़ जाएगा, तो ये 51वां, ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गया यानी कि इसको मान्यता दे दी जाएगी। अगर वो इसके पक्ष में चला गया तो इसके 51 मत हो गए, ठीक है, और इसके 50 ही रह गए, तब इसको मान्यता दे दी जाएगी। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 82 में, सॉरी अनुच्छेद 82 में नहीं है, अनुच्छेद 100 में है। किस अनुच्छेद में है, 100वें अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत की शक्ति होगी। अध्यक्ष के पास निर्णायक मत की शक्ति, ठीक है, क्या होगी, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा उसके पास निर्णायक मत की क्या होगी, शक्ति होगी, ठीक है। फिर इसके बाद संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, सो वो उनके बारे में बताया जाता है अनुच्छेद 105 में। सो हम कह सकते हैं संसद के विशेष अधिकार, ठीक है, विशेषाधिकार। संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जिसके बारे में किसमें बताया गया, अनुच्छेद 105 में बताया गया है। फिर इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 108 की। तो अनुच्छेद 108 में क्या मिलता है कि हमें संयुक्त अधिवेशन के बारे में मिलता है, ठीक है। अब संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। और कब बुलाता है, जब राज्यसभा और लोकसभा में कोई बिल पास ना हो पा रहा हो, ठीक है, दोनों किसी एक मत पर ना आ पा रहे हो, तब राष्ट्रपति को यह शक्ति होती है कि राष्ट्रपति क्या करे, एक संयुक्त अधिवेशन बुलाए जिसमें वो बिल को पास करने का मत प्रस्ताव करता है, ठीक है। सो 108 में हो गया, 108 में क्या हुआ कि संयुक्त अधिवेशन हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं 110 की। सो 110 में क्या मिलता है, 110 में मिलता है धन विधेयक,
ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा किस में मिलती है? तो धन विधेयक की परिभाषा 110 में मिलती है। किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? 110 अनुच्छेद के तहत मिलती है। ठीक है। अब 110 में हमारा धन विधेयक हो गया, फिर इसके बाद आता है 112। तो 112 में होता है हमारा बजट। ठीक है। बजट जो पेश किया जाता है, सालाना जो बजट पेश किया जाता है वो किस में आता है? 112 में आता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा 116, काफी इंपॉर्टेंट है ये 116, काफी पूछ लिया जाता है। इसमें आता है हमारा लेखानुदान। लेखानुदान जिसे हम बोलते हैं, लेखानुदान का मतलब होता है कि वो खर्चे जो बजट में शामिल नहीं किए गए हों। ठीक है। वो खर्चे जो बजट में शामिल नहीं किए जाते हैं वो किस में रखे जाते हैं? लेखानुदान में रखे जाते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद 117वें में क्या आता है? तो 117वें में हमारा आता है वित्त विधेयक। क्या आता है? वित्त विधेयक आता है। ठीक है। 117वें में क्या आता है हमारा? वित्त विधेयक आता है। क्लियर। तो ये था हमारा संसद के बारे में कि संसद के जो मुख्य अनुच्छेद थे, जो मुख्य आर्टिकल्स थे वो पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है। अगर आर्टिकल्स से कोई क्वेश्चन बनता है तो मुझे लगता है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आर्टिकल्स आपको अगर याद करने हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, तो आर्टिकल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय पर। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किस में मिलता है? ठीक है। तो अनुच्छेद 124 के तहत, आर्टिकल 124 के तहत हमें सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान मिलता है। ठीक है। किसका प्रावधान मिलता है? सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान मिलता है। क्लियर। अब इसके बाद इसके अधिकार के बारे में कहा जाता है। ठीक है। तो इसके कुछ अधिकार होते हैं, तो उन अधिकारों के बारे में किस में कहा जाता है? 131 में कहा जाता है। तो मूल आरंभिक अधिकार किस में कहे गए हैं? मूल आरंभिक अधिकार किसके तहत आते हैं? अनुच्छेद 131 के तहत आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, उसके बारे में विवरण हमें अनुच्छेद 131 में मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 137 की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अनुच्छेद 137। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कहा गया है न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में। ठीक है। अब ये न्यायिक पुनर्विलोकन है क्या? मैंने शायद बताया हो पहले, फिर से बता देता हूँ कि न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट और जो राज्यसभा और लोकसभा से कोई बिल पारित किया जाता है, कोई बिल निकाला जाता है, कोई नियम बनाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार होता है कि वो उस नियम को एक बार चेक करे। ठीक है। जब वो चेक करके उसे संविधान के अनुरूप समझता है, उस नियम को संविधान के अनुरूप समझेगा, तब वो सहमति देगा, तब उस नियम को पारित करेगा। और अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे पारित नहीं करता है। तो इस पर यही होता है हमारा न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन किसके तहत मिलता है? 137 के अंतर्गत मिलता है। ठीक। अब 143 के अंतर्गत क्या मिलता है? तो 143 के अंतर्गत मिलता है कि ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है। ठीक है। वही जैसे कि हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ऐसे ही इसमें है कि राष्ट्रपति को सलाह। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को क्या दे सकता है? सलाह दे सकता है। क्लियर। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पूछ लिया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट महान्यायवादी। ठीक है। क्या पूछा जाता है? महान्यायवादी। ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता है कि महान्यायवादी का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो अनुच्छेद 76 के तहत इसका प्रावधान मिलता है।
किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? अनुच्छेद 76 के तहत। अब इसे महान्यायवादी क्यों कहा जाता है? इसे महान्यायवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय का जज होता है, न्यायाधीश होता है, इसकी योग्यता उसी के बराबर होती है। दोनों की योग्यता क्या होती है? बराबर होती है, लगभग बराबर होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? महान्यायवादी कहा जाता है। ठीक है, जब भी कोई नियम बनाना होता है तो ये उस पर अपनी सलाह देता है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? महान्यायवादी बोलते हैं। क्लियर? अब इसके बाद कैग के बारे में आपने सुना ही होगा। तो कैग CAG, ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 148 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? 148 के तहत। और ये क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, तो इसका कार्य होता है कि सरकार द्वारा जो व्यय किया जा रहा है उसका लेखा जोखा रखना। किसका कार्य होता है? कैग का कार्य होता है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य होता है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए ये अनुच्छेद पर्याप्त है। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अनुच्छेदों के साथ मिलेंगे। ठीक है, जो बाकी रह गए हैं, बचे रह गए हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।